Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava with my YouTube channel आदर्शालय। फॉर्मल जो कहना है, आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम्स। जो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, काफ़ी यूनिट वाइज हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस में का पूरा सिलेबस मुझे अराउंड 8 डेज में ख़त्म करना है, जिसमें अराउंड कहने को तो 4 सब यूनिट्स हैं, बट एक एक सब यूनिट में कम से कम इतने टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं। अब जैसे इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी का जो सब टॉपिक है, सिर्फ इसमें कम से कम मिनिमम मुझे 1 से 2 महीने लगेंगे जितने इसमें पोर्शंस कवर करने हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल, अभी तो ये हो नहीं सक रहा है। मैं बहुत तेजी से आज के दिन में मैं इकोसिस्टम से रिलेटेड इतने टॉपिक्स कवर कर रही हूँ। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, then ecosystem क्या है, structure and function of ecosystem, producer, consumer and decomposers, these are the components of the ecosystem which work together in a systematic way। different तरीकों से एक दूसरे से लिंक रहते हैं, एनर्जी फ्लो इनमें होता है, दैट इज एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वेव एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अगर हम देखें तो सिर्फ कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम में जितने कंसेप्ट, जितने पार्ट्स हैं इकोसिस्टम के, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को ही अगर हम देखें तो वही मिनिमम कम से कम मुझे एक क्लास मिलना चाहिए था। बट नेवर माइंड, इसके बाद जैसे ही ये जिनके लिए मैं ये कर रही हूँ उनको मैं ख़त्म, उनका ये पोर्शन जितनी जल्दी हो सके मैं ख़त्म कर रही हूँ। बट इसके बाद मैं इमीडिएट इस पे छोटे छोटे वीडियोस बना करके डाल दूंगी, ताकि जो नेक्स्ट सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिनके होने वाले हैं, उनको हेल्प मिल सके। सो लेट अस कम ऑन दिस टॉपिक, इकोसिस्टम। एज द नेम सेज, इकोलॉजी का सिस्टम जिसमें सब सिस्टम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इकोलॉजी इज द और द एनवायरमेंटल सिस्टम। तो इकोलॉजी में जो पढ़ना है, इकोलॉजी, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में, concept of ecosystem, structure and function of ecosystem, producer, consumer, decomposer, energy flow in the ecosystem, ecological succession, food chain, food web and ecological pyramids. And then comes the sustainable development, water conservation, rainwater harvesting, watershed management, wasteland relationship, environment protection act and environment and human health। इतना तो सिर्फ इस यूनिट 3 का हाफ पार्ट है। तो अब हम बैठ करके सिलेबस पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सो लेट अस कम ऑन आवर टॉपिक। जैसा मैंने कहा था, लास्ट वीडियो जिसमें मैंने हिंदी में हाथ से लिख करके हिंदी के स्लाइड्स बनाए थे, कोई आपका कमेंट आया नहीं, मुझे पता नहीं चला कि वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। तो इस बार मैंने वो नहीं किया है, उसमें और एडिशनल समय लग रहा है हिंदी में खोज के लिखने का। वैसे थोड़ा ट्राई किया था मैंने हिंदी कॉपी पेस्ट करना, तो उसमें मैं सक्सेसफुल हुई थी। तो अगर आप कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं हिंदी नोट्स के स्लाइड्स का कट पेस्ट करके आपको दे दूंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़िए स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन मैं यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ उनका इस पूरे जितने भी स्लाइड्स हैं, ये करीब 21 स्लाइड्स हैं, इनका जस्ट जो है, जो आपको एक समरी करके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ हर वीडियो का, जिससे कि आपको उसको पढ़ के आपको समझ में आएगा कि पूरी स्लाइड्स में, इस पूरे प्रेजेंटेशन में क्या क्या पॉइंट्स हैं, और आप उनका एलाबोरेशन दे सकते हैं। सो लेट अस कम ऑन आवर टॉपिक, इकोसिस्टम। ecosystem or the ecological system is the system of the area where a person lives। हम जहाँ पे हैं, तो एक छोटा सा मेरा घर का ये कमरा यहाँ पे जो मैं हूँ, यहाँ का भी एक इकोसिस्टम होता है। एक टाइड आकर के चला जाता है, एक ओएसिस छोटा सा जो बनता है, वहां से इकोसिस्टम शुरू होता है, जहाँ भी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स एक साथ रहते हैं, बट नेचुरल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ये नहीं कि मैं पेन पेंसिल लेके बैठी हूँ तो मेरे साथ ये पेन और ये कंप्यूटर इकोसिस्टम बना दिया। यहाँ पे जो नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, हवा है, मैं हूँ, और जो यहाँ पे कुछ लिविंग थिंग्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, या यहाँ पे अगर ऐसी जगह होती जहाँ पे लाइकेंस के उग जाने की जगह होती, या पेड़ पौधे होते, तो वो सारे मिल करके
वो इंटरकनेक्टेड हों, अगर ऐसी एक जोग्राफिकल एरिया जिसमें जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज, उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है, वो जिस सिस्टम में बताता है, जिस जो तरीका बताता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, और इकोलॉजिकल सिस्टम और एनवायरमेंटल सिस्टम। सो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। हम अभी नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ के आ रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, नेचुरल एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, दैट वी हैव जस्ट सीन इन आवर लास्ट वीडियो। सो ये पूरे स्लाइड में आज जो हम देखने जा रहे हैं, दैट इंक्लूड्स द ecosystem, concept of ecosystem, that is what is ecosystem, that मैंने जिस लैंग्वेज आपको समझा दिया, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज के हैं, बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, देन इनके ट्रॉफिक लेवल्स पे ये कितने तरह के हैं। उसके बाद दैट इज द ट्रॉफिक लेवल्स, ये होते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स, आर द थ्री टाइप्स ऑफ द एट द बेस ऑफ ट्रॉफिक लेवल। खाने के, और ट्रॉफिक मतलब रिलेटेड टू फूड, फूड को लेकर के वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, वो एक classification, one type of classification, that will be the type of ecosystem or the structure of ecosystem. Then will be energy flow. अब हम खाना खा रहे हैं, वो खाना जो हम लेते हैं, you know कि वो एनर्जी सनलाइट से, जो एबायोटिक एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं, उनको लेकर के ये प्रोड्यूसर्स, ये कंज्यूमर्स, ये डिकम्पोजर्स अपने खाना बनाते हैं। खाने का जितना एनर्जी कंपोनेंट चाहिए प्रोड्यूसर को, वो अपने पास रख करके एक से बाकी का एनर्जी वो पास ऑन करता है कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ग्रेड्स हैं, लेवल्स हैं, उन पर एनर्जी पास ऑन होता है, एंड अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स तक जाता है। डिकम्पोजर्स फूड को या बॉडी को या डिकम्पोजेबल पार्ट को डिकम्पोज करके वापस मिलाते हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स को, जिनसे बना है प्रोड्यूसर्स, बने हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है। दैट साइकिल इज द इकोलॉजिकल साइकिल इन द एनवायरमेंट। और उस लेवल पे जो एनर्जी जो बह रही है प्रोड्यूसर से लेकर के डिकम्पोजर्स तक, वो एनर्जी की फ्लो देखेंगे हम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, हाउ इट इज maintaining the life in the ecosystem, and that energy flow is flown through this food chain. All the so many type of food chain, they combine to form the food web. अलग अलग तरह के फूड चेन है, जिनमें जुड़े हुए हैं डिफरेंट लेवल्स के कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और ये फूड चेन फिर एक दूसरे से इंटरमिंगल करते हैं इन डिफरेंट वे, एक जाल की तरह बनाते हैं, एंड देन दिस एनर्जी फ्लो रिजल्ट्स इनटू द, that it is explained in form of an ecological pyramid. किस तरह से नीचे से पिरामिड का शेप आप जानती हैं, इस तरह ट्रायंगुलर होता है, नीचे वाइड होता है, ऊपर की तरफ टॉप पे पतला होता चला जाता है, तो वो that will be based on the trophic level and the energy flow. So these facts we are going to see. So this is the ecosystem. ये ecosystem का एक एग्जाम्पल है जिसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं। इकोसिस्टम बना हुआ होता है बायोटिक फैक्टर्स का, एबायोटिक फैक्टर्स का, जिनमें ये हम देख चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। एबायोटिक फैक्टर्स क्या है, जितने भी गैसियस फॉर्म्स हैं, सॉइल है, वाटर है, मिनरल है, सॉइल के कंपोनेंट्स हैं, हवा में गैसेस हैं, दे ऑल टुगेदर जो भी लिविंग थिंग्स को लाइव रखते हैं, दे आर द एबायोटिक फैक्टर्स, एंड द बायोटिक फैक्टर्स आर द लाइफ्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, microbes हैं. These biotic factors may be divided on the basis of their food requirements that we will see just now. What are these? यहाँ पे एक just ये चार्ट है, इस चार्ट को देख लीजिए. Biotic factors are of on the basis of their trophic levels. They are producers, खाना बनाने वाले, मतलब खाना बनाना मतलब कुकिंग नहीं है, सिंथेसाइज करना हवा से, सनलाइट में आप जानते हैं कि प्लांट्स क्लोरोफिल की सहायता से, दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ये हवा से लेते हैं क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो एटमॉस्फेयर को कहते हैं प्यूरिफाई करता है, ऑक्सीजनेट करता है। नाउ अब ये प्रोड्यूसर, इन प्रोड्यूसर्स को अगर हम
ऊपर से नीचे आए तो दैट विल बी द बेटर होगा कि यहाँ से प्रोड्यूसर से हम शुरू करें, प्रोड्यूसर्स यहाँ से, प्रेसिपिटेशन से, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आप यहाँ से शुरू करें, वहां से शुरू करें, द लिंक इज द बेसिक थिंग इज द प्रोड्यूसर्स, दे produce the food, they are the autotrophs, auto मतलब self, और they are the autotrophs, इसको हम ये भी कह सकते हैं, they are the producers are the autotrophs, consumers are the heterotrophs, वो बना हुआ खाना लेते हैं, and then are the saprotrophs, decomposers are saprotrophs। हम यहाँ पे भी जो समराइज्ड वे में ये पूरा वीडियो के जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो बताते हैं। इसके बाद जैसा मैं हमेशा करती आई हूँ, एक एक स्लाइड को देखूंगी, उसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है वो आपको समझाएंगे। तो हम आए इकोसिस्टम पे। इट स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर्स, एबायोटिक फैक्टर्स को लेकर के ये खाना बनाते हैं। इस खाने को लेते हैं कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स की कैटेगरी होती है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, दैट वी विल सी जस्ट नाउ। व्हाट आर दीस? जो प्लांट को सीधा ऑटोट्रॉफ्स को जो सबसे पहले लेते हैं, द हर्बीवोर्स, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करेंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स। जैसे ये एक अगर ये फॉक्स है, जकाल है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे टेक द टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स का जो पीक ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड होता है या टॉप ऑफ द इकोसिस्टम होता है, उस पर क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं। So they all together going to form this ecosystem of a particular type। और फिर जब उनकी डेथ होगी तो वो वापस सॉइल में आएंगे, बाय द सॉइल डिकम्पोजर्स, ये एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे और निकालेंगे जो डिकम्पोज्ड बॉडी है, प्लांट हो एनिमल हो, उन सब से ये बॉडी में को डिकम्पोज करके जो जो केमिकल कंपोनेंट जिनसे वो बॉडी बनी हुई है, that are the organic and inorganic components, that is the salts, minerals, etc. They will be decomposed and they will be mixed with the soil. Again, the soil will take the precipitation of water from the sunlight. And this way the cycle goes on. This is one ecosystem. Then this is on the basis of the producers, consumers, and decomposers. And this is the ecosystem. This is mainly, this ecosystem is mainly comprising of the biotic part. This ecosystem is showing, ये इकोसिस्टम जमीन पे हो सकते हैं, इकोसिस्टम पानी में हो सकते हैं। ऑफ कोर्स एक हवा का एरियल इकोसिस्टम मुश्किल है, क्योंकि इकोसिस्टम का जो बेस होता है वो प्रोड्यूसर्स का बना हुआ होता है, जिनको ग्रो करने के लिए अभी तक तो जमीन जरूरी है। अब हम नए नए टेक्निक्स बना रहे हैं, तो हो सकता है कि कभी हम ये एरियल इकोसिस्टम डेवलप कर लें, बट अभी के लिए इकोसिस्टम के लिए या तो वो एक बेस चाहिए प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस होने के लिए, जमा होने के लिए, बढ़ने के लिए, तो दैट में बी लैंड और दैट में बी वाटर। तो on the basis of that, there are the terrestrial ecosystem and the aquatic ecosystem. This is an example of a terrestrial ecosystem, जहाँ पे ये soil है, जहाँ organisms हैं soil के। This is the abiotic factor of this ecosystem. Disturbances अगर कुछ है तो वो associated problems create करते हैं, that we have seen. This is the moisture, again abiotic factors. They are producing, these are the producers, autotrophs. Then they are creating the communities into this environment. ये communities बना रहे हैं. This is the plant community. This is जहाँ पे जो plants, animals जहाँ रह रहे हैं, different types of habitats are also associated with the ecosystem, and these are the nutrients, जो food है, इसके basis पर this is the producers, then these are the consumers के different levels हैं, and finally soil में consumers हैं, पानी में consumers हैं. So again here, this is the terrestrial ecosystem, and here is the aquatic ecosystem. This is a complete system of complete diagram or complete representation of the ecosystem. So this is basically the ecosystem that we are going into the upcoming slides. So just definition, ये बहुत सारे definitions मैंने दिए आपके notes के लिए.
Just one definition we can say, an ecosystem or ecological system consists of all the organisms and the abiotic pools or the physical environment, biotic and abiotic factors that that components that interact with each other. All these definitions are interconnected. आप किसी को भी एक बना लीजिए अपना, इनके बेसिस पर अपना एक definition आप बना ले सकती हैं. All these biotic and abiotic components are linked together through nutrient cycles. Food के बेसिस पर जो वो खाना खा रहे हैं उनके बेसिस पर ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये खाना उनमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे वो अपना काम करते हैं और उनकी एनर्जी को उनके बाद वाला जो लेवल है इकोसिस्टम का वो यूटिलाइज करता है, फिर ये फ्लो चलता जाता है. एंड इन दिस वे एवरी इकोसिस्टम हैज गॉट द कंपोनेंट्स. अगर हम एक शॉर्ट में हम देखें तो इकोसिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स या फैक्टर्स प्रेजेंट हैं. पहला, इकोसिस्टम जो उस सराउंडिंग में, चाहे वो बिल्कुल छोटा हो चाहे वो बहुत बड़ा हो. अब तो ग्लोबल इकोसिस्टम की भी बातें होने लगी हैं. एक तरह से देखिए तो पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल इकोसिस्टम पे के लेवल पे आता है और एक छोटा सा टाइड से एक शुरू हो सकता है कि एक पानी की लहर आई और वो चली गई तो वहां पर भी एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है. एक ओएसिस पे इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है. तो इस तरह के इकोसिस्टम कहीं बड़े हों या छोटे हों, उनके बेसिक कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. देन न्यूट्रिएंट लेवल पे डिफरेंट लेवल्स होंगे. खाने के रिक्वायरमेंट के आधार पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. खाना को बनाते हैं ऑटोट्रॉफ्स, खाते हैं कंज्यूमर्स, डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजर से सैप्रोट्रॉफ्स उसको फिर से मिक्स कर देते हैं सॉइल में. तो ये एक बेसिस हो गया. बने हुए बायोटिक एबायोटिक हो गए, डिफरेंट लेवल्स हो गए. अब ये फूड के लेवल पे ये एक दूसरे से लिंक्ड हैं. एनर्जी का फ्लो होता है एक दूसरे में, तो इस तरह से एनर्जी फ्लो सिस्टम हम देखेंगे इसके बाद. दिस एनर्जी फ्लो क्रिएट्स पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स, प्रोड्यूसेस में बायोमास और बायोम, जहां पर एक एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो वेट है कंबाइंड या क्वांटिटी वाइज, that is the biomass of the biome of a typical ecosystem. वो बायोम्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक पिरामिड में कैसे होता है, दैट इज द इकोलॉजिकल पिरामिड, एंड हाउ दे आर इंटर रिलेटेड. एक फूड चेन के फॉर्म में छोटे छोटे चेन्स बनते हैं और ये सारे चेन्स उस सिस्टम के फिर एक दूसरे से डिफरेंट लेवल्स पे जुड़ते चले जाते हैं और फूड वेब बनाते हैं. So in these all headings we are going to see in the upcoming slides, or is in this topic we are going to see. So as I have told, the biotic components, abiotic components that are together forming the ecosystem. That includes the distribution of energy in the environment. Now, the abiotic components. The abiotic components refer to all living components in an ecosystem. As I have told you, abiotic का मतलब ये है अजैविक, निर्जीव नहीं. वो जो natural resources हैं, based on nutrition, the abiotic components can be categorized as the autotrophs, heterotrophs, and sorry, this is the biotic component, not abiotic component. These are the biological जो life से जुड़े हुए हैं. These are the autotrophs, as we have, ये हम सब देख चुके हैं इसके पहले. Autotrophs जो खुद फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, क्लोरोफिल सनलाइट लेकर के वो खाना क्रिएट करते हैं. कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल, they take carbon dioxide from the atmosphere, they take water from the atmosphere, and with the help of the chlorophyll, the green pigment present in the plants, they synthesize the food. Main food is the carbohydrate, and then they release this oxygen here. यहाँ पे ये खाना बना रहे हैं, so they are the autotrophs. ये बने हुए खाने को जितने तरह के animals लेते हैं, they are the heterotrophs. That is, they take the different types of food. Synthesized food they take by the producers and in different ways, and saprotrophs, that is the decomposers, the food को decompose करते हैं. Now the producers include all autotrophs such as plants.
they are called autotrophs. We have seen why they are called autotrophs. Then consumers, they are organisms that depend upon for their food on the producers. जो producers पर depend करते हैं, they may be primary, they may be secondary, they may be tertiary, they may be quaternary. Quaternary consumers are present in some food chains. Here may or may not be present. Quaternary presence, usually they are on the after these organisms prey on tertiary consumers, and at the top of the, they are usually at the top of the food chain, as we have already discussed. Then abiotic components are non-living components of an ecosystem, but are natural components: air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, nutrients, wind, altitude, turbidity. All these natural resources are the abiotic components of an ecosystem. And decomposers, we have seen, they are the saprophytes such as fungi and bacteria, which decompose on the dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter को decompose करके, they help in recycling the nucleates to be reused by the plants or the autotrophs. So this is the ecosystem components, mainly the biotic components and abiotic components. These are the biotic components we have seen, abiotic components we have seen. Now, so the structure basically we have seen, जिसमें एक और that is going to come in upcoming slides, that is structure of ecosystem में trophic level पर भी जो different types of ecosystems हैं वो भी आएंगे, producers, consumers के different types. That trophic level भी है, वो भी हम देख तो चुके ही हैं, but ये थोड़ा सा explanation आप अलग से अपना करिएगा, अपना language दीजिएगा. I have given in one slide, कहीं पे है यहाँ पे. Now come on the functions of ecosystem. The functions of essential functions of ecosystem, in general explanation I have told you. अगर कुछ particular system आप जानती हैं, अपने लैंग्वेज में इकोसिस्टम के फायदे बताइए, जरूरत बताइए, क्योंकि इकोसिस्टम एक एनवायरमेंटल प्रोसेस को रेगुलेट करता है. इट रेगुलेट्स द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, सपोर्ट्स लाइफ सिस्टम एंड रेंडर्स स्टेबिलिटी. एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में जो इकोसिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है. अगर तब तक करता है जब तक कि किसी बहुत ही अप्राकृतिक वजहों से वो सिस्टम इतना नहीं डिस्टर्ब हो जाए, जैसे बाढ़ आ गया तो पूरा सिस्टम बह गया, तो फिर से इकोसिस्टम नया शुरू होगा, जिसको हम सेकेंडरी इकोसिस्टम कहते हैं. बट प्राइमरी इकोसिस्टम इज द ओरिजिनल इकोसिस्टम एग्जिस्टिंग इन सम एनी प्लेसेस. अगर किसी डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर किसी नेचुरल डिसास्टर या जानबूझकर उठा करके सिस्टम वहां की लाइफ को खत्म नहीं कर दिया जाए, तो तब तक जब तक कि उनके बीच में आपसी रिलेशनशिप है, इकोसिस्टम का इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट सबको मिला करके, तब तक उस एक जगह पर लाइफ की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है इकोसिस्टम. It maintains a balance among the various trophic levels in the ecosystem. It cycles the minerals through the biosphere. यूज हुआ, ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप सारे यूज किए, डिकम्पोज हुआ, जमीन में आया, फिर से उसको प्लांट्स ने यूज किया, फिर प्रोड्यूसर से. सो एक साइक्लिक वे में ये सारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स घूमते हैं एक इकोसिस्टम में और उस जगह के इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं. The abiotic component help in synthesis of organic components that involve the exchange of the energy. So these are certain important functions of the ecosystem. So the functional unit of an ecosystem or functional components that work together in ecosystem are, so these are the points. जो very important function of ecosystem is the productivity, energy flow, decomposition, nutrient cycling. ये सब क्या है ये हम देख चुके हैं. This is here it is given in language that you can give in your own way. Now the types of the ecosystem. Types of ecosystem हम जो list बनाए हुए हैं उसमें mention नहीं है, पर अगर आप ये mention नहीं कीजिएगा तो ecosystem के essential components ही आप mention नहीं करिएगा.
इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं। जैसा हम इसके पहले फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, जमीन पे हैं, पानी में है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स दैट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, 4 टाइप्स। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल का इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जिसमें हर्ब्स एंड श्रब्स से शुरू होता है, जो जनरल लिविंग थिंग्स का ज्यादातर रहता है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। देन टुंड्रा इकोसिस्टम, जहाँ पर प्लांट्स के ग्रो करने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड वाली जगह पे जो इकोसिस्टम, वहां भी लाइफ है, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दैट इज द टुंड्रा इकोसिस्टम। एंड देन द डेजर्ट इकोसिस्टम, मरुभूमि पे इकोसिस्टम्स, लाइकेंस के थ्रू जहाँ खाली खाली जगह हैं, वहां पर कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनसे वो यूटिलाइज किए जाते हैं बाय द अवेलेबल एनवायरमेंटल कंपोनेंट से। फिर सेकंड कैटेगरी ऑफ प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स डेवलप होते हैं। सो इन दैट वे द डेजर्ट इकोसिस्टम इज अनदर फोर्थ टाइप ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो लैंड बेस्ड इकोसिस्टम है। दीज आर the terrestrial ecosystem. Then comes the aquatic ecosystem. So these are the, ये जो 4 तरह के इकोसिस्टम्स हैं, इनके बारे में वर्बली मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज यू कैन टेक फ्रॉम हियर। देन कम्स द एक्वेटिक इकोसिस्टम, पानी में जो लिविंग थिंग्स हैं और बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दैट क्रिएट द एक्वेटिक इकोसिस्टम। एंड एक्वेटिक, द लिक्विड पार्ट या जो पानी जमीन पर है, वो 2 तरह का होता है। अलवणीय, ये हमने पिछले क्लास में देखा है, फ्रेश वाटर। एंड इसके पिछले क्लास में तो नहीं, बट हाँ, जब हम इसके पहले बहुत सारे एनवायरनमेंट के बारे में जब भी हम पढ़ रहे हैं, तब हम पढ़ रहे हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट ही 2 तरह का, जो पानी से रिलेटेड एनवायरनमेंट 2 तरह का होता है। फ्रेश वाटर दैट इज अलवणीय, जिसमें सॉल्ट्स एंड मिनरल्स कम होते हैं। एंड द मेरीन और सॉल्ट वाटर, जिसमें सॉल्ट्स एंड मिनरल्स काफी होते हैं, ऐसा पानी समुद्र में पाया जाता है। तो अभी जितना पानी है, उसका करीब करीब 95 to 97% मेरीन वाटर या सॉल्ट वाटर ही है। सो एनीवे, यहाँ तो हम दूसरे तरीकों से कंसर्न है। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जिसमें लाइफ के स्कोप्स काफी ज्यादा है, क्योंकि इनमें सॉल्ट्स मिनरल्स कम है, पर इनका अमाउंट, इनकी क्वांटिटी ही बहुत कम है। फ्रेश वाटर, इसके पहले लास्ट वीडियो मैंने बताया 1% पूरे पानी के अवेलेबिलिटी में 1% फ्रेश वाटर है, 99% के अराउंड करीब करीब, सॉरी 97% मरीन वाटर है, 3% में कंज्यूमेबल वाटर ओवरऑल 1% मिलता है, क्योंकि बाकी का 2%, 2 to 3% लॉक्ड वाटर है ग्लेशियर्स के फॉर्म में। एंड देन द मेरीन, दैट इज द लवणीय जल, सी में और इसमें है, समुद्र में जो पानी पाया जाता है। So now this is the ecosystem function, structure and components. Now how these ecosystem components are linked on the basis of their nutrient is creating a food chain, in between, a chain system they are creating in between the living components of living components of an ecosystem. A food chain is a network of links in a food web. बहुत सारे food chain जुड़ के food web बनाते हैं. The producers are consumed by predators, primary and secondary consumers, and then detritive boards जो detritus को खाते हैं, वैसे components finally by decomposers. When many such individual food chain occur in an ecosystem, it is called as food web. पहले फूड के लेवल पे जो जुड़े होते हैं, प्रोड्यूसर हुआ, उससे पहला प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ, टर्शियरी कंज्यूमर हुआ, और एक लिंक बना, वो डिकम्पोज हुआ और सॉइल में आ गया। तो ये इस तरह के छोटे छोटे फूड चेन बहुत सारे होते हैं इकोसिस्टम में, और जब ये फूड चेन इंटरलिंक्ड हो जाते हैं तो एक जाल बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फूड वेब. A food chain shows a direct transfer of energy between organisms. Food chain में direct transfer of energy होता है. As every organism can feed on multiple things, a food web is a much more realistic and simplified method of transferring energy
in an ecosystem. जैसे हमने सिंपली कहा कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे आया खाना, प्राइमरी कंज्यूमर पे आया, तो ऐसा सिंपल नहीं होता है। आप जानते हैं कि बहुत जो प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर सिर्फ जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसी को नहीं खाता है, वो भी हर्बीवोर होता है, वो भी ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करता है। इसी तरह से टर्शियरी कंज्यूमर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी फीड कर सकता है, बट वो हर्बीवोर भी हो सकता है। तो डिफरेंट तरीके हैं, उन डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट लेवल्स पे जुड़े होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और इस बेसिस पर कई एक तरह के फूड चेन बनते हैं और वो इंटर रिलेट होकर के एक फूड वेब बनाते हैं इन एन इकोसिस्टम. Both food chains and food webs are similar to each other, but they are not the same. So in the next slide, I'll show you the difference between food chain and food web, but I'm not going to explain in details. You can go through the language. If there is any problem, I would try to write down some details in the description box. The sun is the ultimate source of energy on earth. It provides energy required for all plant life. तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम का जो सबसे पहला, इट इज नॉट कि सबसे एसेंशियल, जहां से शुरू होता है दैट इज अगेन, फिर ये भी मुर्गी पहले के अंडा पहले, अगर सॉइल के ऑर्गेनिक मटेरियल से भी हम शुरू कर सकते हैं, बट उनको सिंथेसाइज तो करेगा सनलाइट ही। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे पहला एसेंशियल कंपोनेंट है सन, जहां से एनर्जी आती है अर्थ पे, और वहां से शुरू होता है एक इकोसिस्टम का construction. The plants utilize this energy for process of photosynthesis, which is used to synthesize the food. During this biological process, light energy is converted into chemical energy. This is the very first step of the continuation of an ecosystem. It is passed through successive trophic levels. This we have seen. The flow of energy from a producer to a consumer and eventually to an apex predator. टॉप पे है इकोसिस्टम के, और a detritive is called the food chain. Dead and decaying matter along with organic debris broken into its constituent by scavengers or saprophytes or decomposers. The reducers then absorb these constituents. After gaining the energy, the reducers liberate molecules to the environment. जो फूड कंपोनेंट का जो अल्टीमेट पार्ट है वो सॉइल में आता है, सॉइल से फिर से वो एनवायरनमेंट में बहुत सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स रिड्यूस होकर के रीजनरेट होकर के कंपाउंड में गैसेस के फॉर्म में आते हैं, विच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन बाय प्रोड्यूसर्स. वो सॉइल में भी रह सकते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉइल में रूट्स रहते हैं प्लांट्स के, जिनके through the water it flows inside the body and helps in photosynthesis. So this is the system of the food chain and food web. Now there are basically three different types of food chain in the ecosystem, that is grazing food chain, GFC जो herbs and plants पर depend करने वाले शुरू होता है, then saprophytic और detritus food chain, saprophytes जो डिकम्पोज करते हैं, उन डिकम्पोज फूड को खा करके उनसे उन saprophytic लेवल पे डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑक्यूपाइज द lowermost level of the food chain, then followed by decomposers and so on. So this is the DFC or the detritus food chain. Then parasitic food chain is the lowest level is of the parasites exploited, where the consumer is exploited and therefore the food passes to the smaller organisms. Then we move. So these are the three important types of food chain: GFC, DFC, and PFC. In nature, we mostly observe food web as there are many organisms which are omnivores. As a result, they occupy multiple trophic levels. जो हमने ट्रॉफिक लेवल देखा, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ एंड सैप्रोट्रॉफ्स, इसके अलावा भी सैप्रो डिफरेंट लेवल्स होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जिस तरह से थियोरिटिकली हमने कह दिया कि खाना बनाया प्लांट ने, उनको पहले लेवल के कंज्यूमर ने ले लिया, उनको दूसरे लेवल के कंज्यूमर ने ले लिया, ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा
हर एनिमल कार्निवोर होता है, सारे कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर पे ही डिपेंड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, they are directly taking different types of foods, so they are not exactly carnivore or herbivore, so they may be omnivores also, they may be decomposers feeding, detritus feeding also. So इस तरह से अलग अलग तरह के फूड के कनेक्शन हैं, अलग अलग तरह के फूड चेन है जो इंटरकनेक्ट होकर के फूड वेब बनाते हैं. Now, the energy flow in the ecosystem is important to maintain an ecological balance. The producers synthesize food by the process of photosynthesis. ये तो हम बार बार देख रहे हैं. A part of energy is stored within the plants. The remaining energy is utilized by the plants in their growth and development. कुछ एनर्जी स्टोर होता है प्लांट्स में, जो कि आगे जब उसको खाते हैं कंज्यूमर्स, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या हेट्रोट्रॉप्स लेते हैं, तो वहाँ फ्लो होता है. So the largest energy storage is at the lowermost level of the ecological system, जो होते हैं प्रोड्यूसर्स के, ऑटोट्रॉप्स के. वहां से पास होना शुरू होता है. एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स इन ग्रोथ, then the stored energy is transferred to the primary consumers when they feed on producers. This energy is further passed away to the secondary consumers. तो इस तरह से एक नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे सबसे चौड़ा पार्ट होता है जो धीरे धीरे एनर्जी फ्लो का सिस्टम 100% से अगर शुरू हो, हम देखें एनर्जी फ्लो सिस्टम एक इकोसिस्टम में, तो वो टॉप ऑफ द दैट सिस्टम या फूड चेन के जो टॉप पे है, वहां पे अराउंड 10% रह जाता है टॉप कंज्यूमर के लेवल तक आकर के. तो इस तरह से एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनता है, दैट वी विल सी. एंड दैट process of passing of energy from the highest level to the top, or the lowest level to the top of the level, is called as the energy flow in a food chain. Now, the food web is a network of interconnected food chain comprising all the food chain within a single ecosystem. एक ecosystem में कितने तरह के food chain हैं और वो कैसे interconnected हैं, that forms the food web. In a marine environment, phytoplanktons form the primary producer. There are unique interaction and relationship which are involved in transportation of energy. So food web, food chain, ये एक साथ मिल करके एनर्जी फ्लो को मेंटेन करते हैं और एक पिरामिड की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो सी, दिस इज द फूड चेन. ये एक फूड चेन है सिंपल, जहाँ ग्रास है, ग्रास हॉपर खाया, उसको फ्रॉग खाया, उसको स्नेक खाया, उसको ईगल खाया, फिर वो ईगल जब मरा तो वो सॉइल में आ गया, और इस तरह से एक फूड चेन है. यहाँ पे देखिए इस तरह से कई एक फूड चेन्स हैं जो मिल करके ये पूरा फूड वेब, इस एक इकोसिस्टम में इस तरह के कई एक फूड चेन बनेंगे और वो इंटरकनेक्टेड होंगे, और इस तरह से फूड वेब बन रहा है. यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को गोट भी खा रहे हैं, प्लांट्स को रैबिट भी खा रहा है, प्लांट को माउस भी खा रहा है. दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन वेरियस वेज बाय द सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स. अभी यहाँ पे क्वार्टरनरी कंज्यूमर का यहाँ पे इस लिस्ट में नहीं है, एट द टॉप ऑफ दिस लिस्ट. दिस सीक्वेंस must be the man also. So these are the basic differences between the food chain and food web. It is a series of organisms feeding on one another. So language you can take from here. I think it must be very much clear to you कि food chain क्या हुआ, food web क्या हुआ, कैसे interlinked हुए consumers different levels पे, और कैसे वो food web बना रहे. So with this, we have seen the different aspects or components of an ecosystem. Now, how at the level of biomass, biomes, and energy flow, these ecosystems are linked, and they create a triangular pyramid. आप समझती हैं, एक प्रिज्म की तरह का स्ट्रक्चर वो बनाते हैं ये इकोसिस्टम में. That is called as ecological pyramid. This is an ecological pyramid of a particular ecosystem. This is the at the producer level, grass, bushes, trees, जो भी हो producers के 100% energy है. Now this is the first level of the consumers here. यहाँ पे भी देखिए simplest way, this is एक food chain है.
यहाँ पे different food chains, food web बना रहे हैं. This is the first level of the consumer, then this is the secondary level of the consumers, and this is the third level of consumers. Then when this they will reach at the top of the pyramid, then they will be when they will die and decompose, then this cycle will continue. That will be called as the ecosystem of one environment. So if we see the language, an ecological pyramid is the graphical representation of number, energy, and biomass of successive trophic level of an ecosystem. Ecosystem में कितना नंबर है ट्रॉपिक लेवल पे मेंबर्स का, बायोटिक मेंबर्स का एक इकोसिस्टम में, उनमें कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई और उनकी टोटल volume या total weight of that biosystem creates the biomass of that ecosystem, creates the biomass, and this together forms is represented, ये graphical representation है for our study, for the purpose of study, the such type of pyramid have been created. So this is the representation. ये प्रकृति ने ये पिरामिड बना करके नहीं दिखा दिया है, बट हमने ये अध्ययन करके समझ करके जाना है कि एक इकोलॉजिकल पिरामिड के फॉर्म में the nature has created this ecosystem, and that is first described in 1927 by Charles Elton. The biomass, number, and energy of organisms ranging from producer level to the consumer level are represented in form of pyramid, and hence it is called as a pyramid. The base of the ecological pyramid comprises the producers, followed by primary and secondary consumers. The tertiary consumers hold the apex. अगर quaternary consumer है तो they will hold the apex. If जिस इकोसिस्टम में मैन नहीं इन्वॉल्व है, हर मैंने आपको बताया कि छोटे से लेकर के ग्लोबल इकोसिस्टम्स होते हैं, तो हर जगह मैन, हर इकोसिस्टम में क्वार्टरनरी लेवल पे मैन या हाईएस्ट लेवल के कंज्यूमर्स नहीं प्रेजेंट हैं. अगर वो हैं तो वो टॉप पे वो होंगे, नहीं तो टर्शियरी कंज्यूमर विल बी एट द एपेक्स. इन सम फूड चेन द क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स आर देयर. This we have seen. The producers generally outnumber the primary consumer, and similarly, so ये कम होता जाता है. आउट नंबर मतलब बाहर करते चले जाते हैं और कंज्यूमर्स के थ्रू, और एनर्जी फ्लो धीरे धीरे कम होता चला जाता है. For example, grasshoppers feed on the crops. So this example and language you can give by your own. Now this ecological pyramid में एनर्जी फ्लो कैसे होता है, लैंग्वेज में तुम कई बार अभी तक कई बार आपको बता चुके हैं, बट एक बार फिर हम लैंग्वेज में इसको पढ़ के देख लें कि आपको क्लियर हो गया कि नहीं. The chemical energy of food is the main source of energy required for all living organisms. This energy is transmitted to different trophic levels along the food chain. ये हम इसके पहले कई बार देख चुके हैं. This energy flows is based on two different laws of thermodynamics. दो specific thermodynamics के law पर ये energy flow based है. First law is energy can neither be created nor destroyed. ये thermodynamics के दो law आपने भी पढ़े होंगे कि energy कभी ना create होता है ना नष्ट होता है. Energy एक बंधी हुई चीज है जिसको active form में लाया जाता है. ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नेचुरल हैं वो हवा में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में एनर्जी उनके अंदर ट्रैप्ड है. उस डिफरेंट मेथड से जो केमिकल फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो एनर्जी को के फ्लो को बदलते हैं, एंड दैट इज ट्रांसफर्ड मोर एंड मोर ऑफ इट इज वेस्टेड. जो एनर्जी का फ्लो, जब एनर्जी को एक it can only change from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ये चेंज होता है और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती जाती है. That is a very important, these are the two facts, very important facts in the sense of the energy flow in an ecosystem. This energy flow in ecosystem is one of major factors that support the survival of great number of organisms in an ecosystem.
for almost all organisms on Earth, the primary source of energy is solar energy. The source of energy, जहां से energy का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है different levels पे, वो है solar energy received from the sunlight. It is amusing to find that we receive less than 50% of sun's effective radiation on Earth. ये तो हम पहले भी देख चुके हैं कि आधा से ज्यादा सन का जो एनर्जी है वो ट्रैप हो जाता है इन द स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ऊपर ही उसको रोक दिया जाता है, जिसको कि डिस्टर्ब, जो अब डिसबैलेंस हो रहा है. When we say effective radiation, we mean the radiation which can be used by plants to carry out photosynthesis. The 10% law of energy flow states that when the energy is passed on from one tropic to another tropic level, only 10% of energy is passed on to the next trophic level. ये तो हमने पहले भी देखा था कि 100% से अगर शुरू होता है तो अपेक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड पे 10% एनर्जी ही अवेलेबल रहता है इन फॉर्म ऑफ दैट अपेक्स कंज्यूमर. बाकी की एनर्जी काफी वेस्ट होती चली जाती है. तो दिस इज वेरी मच understandable how it happens. The most of the sun's radiation that falls on the earth is usually reflected back into the space by Earth's atmosphere. This effective radiation is termed as PAR, photosynthetically active radiation. This is बहुत सारा एनर्जी वापस हिट बैक हो जाता है into the atmosphere itself. Overall, we receive 40 to 50% of energy having photosynthetically active radiation, and only around 2 to 10% if it is used by plants for the process of photosynthesis. So, जो 100% जो हमने शुरू किया है एक इकोसिस्टम के पिरामिड का बेस, that is itself 40 to 50% of the energy available. उसको जिसको हम 100% मान के चल रहे हैं, वही सोलर एनर्जी का जो अवेलेबल है अर्थ में के एटमॉस्फेयर में, वो सोलर एनर्जी का 40 to 50% ही पार्ट है. बाकी का 40 to 50% पहले ही ट्रैप कर लिया गया है. अब जो एनर्जी अवेलेबल है वो भी उसका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट हिट बैक होता जा रहा है by this radiative activity of this energy, and this percent of part, that is 2 to 10%, supports the entire world, as plants are the producers in the ecosystem and all other organisms are either directly or indirectly dependent on them for their survival. So energy का flow को समझना कितना important है. सूरज की जहां पे अब हम स्कोप देख सकते हैं एनवायरमेंट में और इम्प्रूवमेंट्स के लिए एनर्जी की और अवेलेबिलिटी कहाँ है, द स्कोप इज इन द सनलाइट, जिसका अराउंड 2 to 10% यूटिलाइज हो रहा है. 40 to 50% अर्थ पर अवेलेबल है, जिसका 2 to 10% यूटिलाइज हो रहा है. बाकी की एनर्जी हिट बैक होकर के रिफ्लेक्ट होकर के वापस इकोसिस्टम में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. तो अब we can try to find out how to utilize that available energy, क्योंकि environmental disbalance बढ़ रहा है. So that is another aspect. The energy flow takes place via the food chain and the food web. During the process of energy flow in the ecosystem, plants, being the producers, absorb sunlight with the help of chloroplast. Chloroplast होते हैं जो pigment containing substances of the plant cell, जिनमें chlorophyll होता है, and a part of it is transformed into chemical energy by the process of photosynthesis. This energy is stored in various organic products in the plants and passed on to the primary consumers in the food chain when the herbivores consume, which are the primary consumers, the plants as food. Then conversion of chemical energy stored in plant products into kinetic energy occurs. जो एनर्जी फ्लो जब होगा तो स्टोर्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में होगा. इसको ये कैसे होता है, ये मैंने थोड़ा आपको बताया है जब हम देख रहे थे हार्मोनल एक्शंस में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन में थोड़ा मैंने बताया है. बट इस पे हम एकदम अलग से हमें डिस्कस करना होगा. दिस इज enough to know here कि
produce stored energy convert hoti hai into the dynamic energy or the kinetic energy. That is, degradation of energy will occur through its conversion into heat. So this is the energy flow in an ecosystem, followed by the secondary consumer. Primary consumer से secondary consumer में kinetic energy convert हुई, then it is followed or flowed into the secondary consumer. When these herbivores are ingested by carnivores of the first order, that is the secondary consumer, को consume करते हैं tertiary consumers, further degradation will occur. Finally, when tertiary consumers consume the carnivores, energy will again be degraded. Thus, energy flow is unidirectional in nature. Energy flow कम एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, इस तरह ही जाता है. दोनों तरफ इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए, इस तरह से नहीं है. In a food chain, energy flow follows 10% law. अब ये 10% law क्या है, ये just अभी हम देख करके आ रहे हैं. Only 10% of energy is transferred from one trophic level to another. Rest is lost into atmosphere. कैसे होता है, that we have just seen. This is clearly explained in following figure. ये pyramid में यहाँ पर that figure I haven't taken, I haven't given over here. So this is all about the trophic level of this we have already seen. The producers consumers in the ecosystem can be arranged into different feeding groups. Producers or the plants, herbivores, primary consumer, secondary consumer are taking the primary consumers, and the top carnivores are the tertiary consumer. This is the trophic level of an ecosystem. So with this ends the ecosystem and its different parts, except one part is अभी ही ये वीडियो काफी बड़ा हो चुका है. इसी में एक और सब टॉपिक इंक्लूडेड है इस फर्स्ट हेडिंग में ही, इकोलॉजिकल सक्सेशन. बट दैट अगर मैं उसको यहाँ इंक्लूड करती तो एक स्लाइड में वो बनाना, एक या दो स्लाइड में मुश्किल था बताना. तो मैं एक छोटा और वीडियो डाल दूंगी, कल तक कोशिश करती हूँ, फॉर इकोलॉजिकल सक्सेशन. So with this ends this video. Do like, share and subscribe. Help me to grow the channel. If you want it, it should be reached to the more and more students. Press the bell icon to get notification of the upcoming videos, and see the description box. I'm trying to give much more summarized explanation of all what we have seen in this complete video. Thank you.